स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 4 पे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा और रक्त समूह। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। आज के समय में जैसे हम लोग कोरोना से गुजर रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इस समय इस बीमारी से, इस रोग से हमें ये प्रतिरक्षा प्रणाली ही बचा सकती है। तो आपकी इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इस बीमारी से ग्रसित ना हो सकें। इस अध्याय के अंदर उन्होंने दे रखा है कि मानव शरीर जो है, हर दिन अनेकों रोगाणुओं से, हम डेली इतने रोगाणुओं से उद्भवित होते हैं, फिर भी बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते। आपने देखा हो, कई लोगों को कभी जुकाम खांसी नहीं होता, कभी सर्दी नहीं लगती उनको, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है। इसका प्रमुख कारण है रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर के अंदर इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि अगर बाहर से कुछ भी हमारे शरीर के अंदर दाखिल होता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यह प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ये जन्मजात भी हो सकती है और उपार्जित भी हो सकती है। जन्मजात अर्थात जन्म से आपके साथ हो, उपार्जित जो समय के साथ बनी हो। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। ये क्या करता है कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में जो क्रियाएं होती हैं या तंत्र होता है, उसके अध्ययन करता है। और इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग होते हैं, जैसे उसको कहते हैं अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, थाइमस, यकृत आदि। रक्त और लसिका हमेशा क्रियाशील रहती हैं। अब शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां होती हैं। एक तो होती है स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब जो जन्मजात आती है, ये जन्म से होती है। इसे अनिर्दिष्ट, सामान्य या प्राकृतिक कहते हैं। इसे सामान्य की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, वरन सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। और इसमें अलग अलग कारक होते हैं। पहला तो होता है भौतिक अवरोधक, जैसे त्वचा हो गई आपकी, नासिक छिद्र हो गए, और अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षांभ व कशाभ, श्लेष उपकला आदि। अब हम बात करें कि भौतिक अवरोधक, आपकी जो स्किन है, ये आपके शरीर के अंदर किसी चीज को घुसने नहीं देती। उसी समय आपको तकलीफ होने लग जाती है, आपको पता लग जाता है, जैसे आपको कभी कोई मच्छर काटता है, चींटी काटती है, तो ये आपकी त्वचा आपको इंडिकेशन देती है। उसके बाद आ गए आपके नासिक छिद्र, हवा के माध्यम से जाने वाले जितने भी चीजें होती हैं। जब भी आपने देखा आपके नाक के अंदर कुछ भी अगर गलत चीज जाती है, तो आपको छींकें आने शुरू हो जाती हैं, आपको जुकाम हो जाता है। तो ये छिद्र क्या करते हैं, आपके इन छिद्रों में है बाल, जो कि इन चीजों को अंदर आने से रोकते हैं। उसके बाद हमने बात की श्लेष्म उपकला, पसीना गंदी चीजों को शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर है रासायनिक अवरोधक। अमाशय में कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अमाशय और योनि का अम्लीय वातावरण, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरल जैसे लार, अश्रु, पसीना, इनमें भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फिर है कोशिका अवरोधक। भक्षकाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं, जैसे महाभक्षक, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि, साथ ही साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिका आदि। उसके बाद हैं ज्वर, सूजन आदि। अब अगर आपको शरीर के अंदर कोई कुछ भी गलत हो जाता है, तो आपको या तो बुखार हो जाएगा, जिससे आप उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आपके शरीर के अंदर। इसके अलावा आपने देखा हो कि किसी को अगर किसी चीज से एलर्जी होती है, तो उसको या तो सूजन शुरू हो जाती है या उसको छींकें शुरू हो जाएंगी। तो हमारा शरीर अलग अलग प्रकार से आपको इंडिकेशन देता है, बॉडी अलग अलग तरीके। उसके बाद पहले हमने बात की थी प्राकृतिक के बारे में, कि जो जन्म से आते हैं। अब हैं उपार्जित। उपार्जित जो होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि होती है। इसमें एक पोषक किसी सूक्ष्मजीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट करता है, इससे प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों को के द्वारा कार्य किया जाता है। ये प्रतिजन होते हैं। जैसे है सक्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षक का निर्माण करता है। इसमें विशिष्ट प्रतिजन होते हैं जो विरुद्ध प्रतिरक्षिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद है निष्क्रिय। शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। अर्थात ये क्या हुआ, जब आपको किसी बीमारी से लड़ने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो क्या हुआ, शरीर में बाहर से प्रविष्ट कराए जाते हैं। इसमें हम कहते हैं डिप्थीरिया और टेटनस के टीके। आपको इंजेक्शन लगते हैं ना इन चीजों के, तब आप ये बीमारी महसूस नहीं करते।
तो जिनको ये इंजेक्शन नहीं लगते उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाएं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब हम कहेंगे भैया ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करता है और विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षा के लिए अभिक्रिया भी करता है। प्रतिरक्षी एक प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित यानी शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है और प्रतिजन से विशिष्ट रूप से संयोजित हो सकता है। यह संयोजन प्रतिजन की संरचनात्मक विशिष्टता पर निर्भर होता है। प्रतिजन बाहरी रोगाणु होता है जो कि बाहर से आता है, जिसका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा हो सकता है। ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकाइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ और कोशिकाएं जैसे विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं, ये भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। अर्थात प्रतिजन एक ऐसी चीज है जो या तो शरीर के बाहर से मतलब आपके एनवायरनमेंट से, आपके मौसम से आएगी, या शरीर के अंदर ही, जैसे हम कहते हैं कैंसर ग्रसित कोशिकाएं, अर्थात कोशिकाओं का विस्तारित होना जो रुके ही नहीं। कोशिकाएं रोज बनती हैं ऐसे तो, लेकिन इसमें अनलिमिटेड बनती हैं, तो ये शरीर के अंदर ही बनी। शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात जब भी प्रतिजन का सामना प्रतिरक्षी विधियों से होता है तो प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को उसी समय सक्रिय कर देगा। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया करते हैं। सामान्यतः प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ जो होते हैं प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो करते हैं पर प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते। अब जब तक बाहर से प्रतिजन नहीं आएगा शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली शुरू नहीं होगी, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि कुछ आया है, तो ये जाएगा, ये उसको जगा देगा और कहेगा भाई मुझसे लड़ ले। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब इन अंशों को हम कहते हैं एंटीजनी निर्धारक। ठीक है, जब तक आपसे सामने वाला आपसे लड़ने नहीं आएगा, आप क्यों तैयार हो जाओगे लड़ने के लिए? आप तब तैयार होगे जब ये व्यक्ति आपको बोलेगा कि मैं तेरे से लड़ने के लिए आया हूं। तो क्या है ये प्रतिजन, क्या है? युद्ध करने के लिए आया आपसे, आपकी बॉडी से, तो प्रतिरक्षा उससे लड़ेगा, उससे आपको बचाएगा। ठीक है, अब एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या में एंटीजन की संयोजकता होती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 से ज्यादा हो सकती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 तरीकों से होती है। अर्थात कि किसी प्रतिजन का विनाश, जो बाहर से जो तत्व आया है, जो दुश्मन आया, उसका विनाश कैसे होगा? वो 4 चरणों में होगा। पहला, अर्थात सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि अगर किसी ने आपके मुक्का मारा तो आप उसको 4 तरीकों से जवाब दे सकते हो, ये वो चीज है। तो पहला है अंतर्निहित प्रतिजन या बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं का संक्रियण और उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। और तीसरा है प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्रतिजन, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश। अब बात करते हैं एंटीबॉडी। आपने देखा हो कि अगर बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं होती तो बाहर से एंटीबॉडीज चढ़ाए जाते हैं। आप दवाइयों में भी एंटीबॉडीज बहुत सारे लेते हो। इसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो प्राणियों के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने और उसे निष्प्रभावित करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करेगा और प्रतिरक्षा का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करे हम उसे कहते हैं पैराटॉप। क्या कहते हैं? पैराटॉप। प्रतिरक्षी का आकार वाई का आकार का हुआ। ठीक है, और यह जो है 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना है। इसमें 2 भारी व बड़ी और 2 हल्की और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक भारी होती है, एक हल्की होती है। इन दोनों श्रृंखलाओं से मिलकर द्विलक बनता है। 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बनता है और दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध को आयोजित करते हैं। एक अंश H और L
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनता है। हर अर्धांश में पाए जाने वाली H और L श्रृंखलाओं को भी डाइसल्फाइड बंध आयोजित करता है। प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्लों और हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्लों से बनी है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है और हम इसे अस्थिर भाग कहते हैं। हमने बात की प्रतिजन और प्रतिरक्षी की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। यूनानी भाषा के अक्षरों में ए अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू द्वारा इसे दर्शाया जाता है। और अन्य सभी प्रतिरक्षी एकलक और मोनोरमिक होते हैं। और इसमें IgH जो है ये एकमात्र प्रतिरक्षी है जो अम्ल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। सीरम में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षियों में IgH की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है और IgM जो है उत्पादन के पश्चात होता है। जब IgG का उत्पादन हो जाता है उसके बाद IgM। और IgA जो है ये माँ के दूध में पाया जाता है जो नवजात शिशु की रक्षा करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नवजात शिशु की रक्षा के लिए क्या क्या होता है, तो उसके लिए आप लिखेंगे कि माँ के दूध में पाया जाने वाला IgA तत्व।